Good morning, friends. I'm back again. Thank you for the lovely feedback for my part 2 video on profit is not equal to cash. उसके अंदर मैंने बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में बात करी थी कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, वो कैसे अपनी छोटी कैपिटल लेके आता है, कैसे अपने डिसिप्लिन, पैशन और एग्जीक्यूशन स्टाइल से अपने बिजनेस को बड़ा करता है, उस बड़ा करते के दौरान लोन लेता है और उस लोन को किस तरीके से आगे बढ़ाता है, उसके पास डिमांड अच्छी है, उसके पास प्रॉफिट मार्जिन्स रीज़नेबल है और कैसे वो अपने आप को एक बिज़नेस में सक्सेसफुली आगे बढ़ाता जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको और पैसे की ज़रूरत पड़ती है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लीड्स हिम टू ब्रेक द डिसिप्लिन, और जो उसका शॉर्ट टर्म में जो उसके पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है वो उसको यूज़ कर लेता है अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में, अपने एक्सपेंशन करने के लिए, और यहाँ से उसकी जर्नी रिवर्स स्टार्ट हो जाती है। फिर कैसे उसको बैंक्स के डेट को स्टैंडर्ड रखने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से चलने के लिए वो अपनी लिक्विडिटी को डिप्लीट करना शुरू कर देता है, और वो डिप्लीट करते वक्त अपने बैलेंस शीट मैनेजमेंट करता है। उसके अंदर उसको प्रॉफिट भी दिखाना पड़ता है, उसके अंदर कैश नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी वो सबको मैनेज करता है। और फिर जब लोन्स उसके एनपीए होने की कगार पे आते हैं तो उसको एडवाइस मिलती है कि आप स्टैंडर्ड रहिए। उसके अपने सोशल स्टेटस का भी मामला रहता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, तो वो कैसे भी करके अनसिक्योर्ड लोन लेकर के आता है और वो उसको चुकाने की कोशिश करता है या फिर अपने वर्किंग कैपिटल से फर्दर डिप्लीट करता है। प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर एक लोन दूसरे लोन को चुका रहा है तो क्या ये फंडामेंटल है? द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट फंडामेंटल एट ऑल। रीज़न बीइंग, आप जो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं वो एक बड़ी हाई कॉस्ट पे रहता है। आज अगर आप एक बैंक का 12% 13% का लोन को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप 20% 25% पे अनसिक्योर्ड लोन उठाया हुआ सस्टेन कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। बट शॉर्ट टर्म के अंदर वो सोचता है कि मैं इस तरीके से मैनेज करके निकल जाऊंगा। ये ऑप्टिमिज्म शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है, तो इसमें से बाहर वो निकल नहीं पाता है। अनफॉर्चुनेटली उसके पास अच्छे जो एडवाइज़र्स हैं वो भी उसको यही उस समय एडवाइस करते हैं कि आप अपने लोन को स्टैंडर्ड रखिए, या बैंकर्स को चल के मिलते हैं। वो बैंकर्स के पास जाते हैं, बैंकर्स कहते हैं हम आपको और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देते हैं, आप अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड रखिए। पर सर आप तो अपने अकाउंट में लोन और बढ़ा रहे हैं, तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? आप तो उस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं जिसमें से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है। बैंकर्स कहते हैं ठीक है आप रिस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, और दोस्तों रिस्ट्रक्चरिंग इसका बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट से आप कभी भी अपने आप को फंडामेंटली बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए क्यों? क्योंकि बैंकर्स से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। दोस्तों बैंकर्स का तो पूरा मॉडल आपके ऊपर है, उनका तो पूरा बिजनेस आपके ऊपर है, वो रिस्क लेते नहीं, इसीलिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है उनका। वो आपसे प्राइमरी सिक्योरिटी लेते हैं, कोलेट्रल लेते हैं, ताकि डेटरेंट रहे कि आप कभी भी लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं करें। तो वो आपको एक रिस्ट्रक्चरिंग अगर दे भी देंगे तो वो इतनी एवरेज होगी कि आप सिर्फ पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रमोटर्स हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उस समय इतने प्रेशर में होते हैं कि वो रिस्ट्रक्चरिंग भी ले लेते हैं, बट थोड़े टाइम की पीस के बाद वो भी एनपीए हो जाते हैं। दोस्तों एक बात अच्छे से समझ लो कि आपकी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक पास्ट जिसके अंदर आपको लॉसेस लग चुके हैं, आपके पास कैश नहीं है, वर्किंग कैपिटल बिल्कुल नहीं है, और दूसरी तरफ आपका फ्यूचर पोटेंशियल। तो यहाँ पर वो तीन की एलिमेंट्स जो मैंने आपके साथ में पहले शेयर किए थे पार्ट 2 में, बेसिकली कैश मैनेजमेंट, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन्स और आपका फ्यूचर डिमांड पैटर्न। दोस्तों ये बहुत क्लैरिटी है। अगर आप अपने बिजनेस के बिलीवर हैं और आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, अपने क्लाइंट्स को समझते हैं, तो ये बात पक्की है कि आप इसमें से बाहर निकल के आ सकते हैं। इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर किस तरीके से आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रेस्क्यू प्लान बनाना पड़ेगा। आपको वो अच्छे एडवाइज़र्स जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान समझते हैं, पास्ट प्रॉब्लम से लेकर के आपके फ्यूचर इश्यूज़ तक किस तरीके से आपको मैनेज करना है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर। यानी कि आपको ये समझना है आपकी जो पास्ट प्रॉब्लम है उसमें आपका जो डेट है वो कितना सस्टेनेबल है, कितना अनसस्टेनेबल है, आपको फ्यूचर के लिए कितनी फर्दर वर्किंग कैपिटल लगेगी, और उस सब गैम्बट को समझ करके और कितना आप बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं। दोस्तों आपने जो इनडिसिप्लिन में मशीनें लगाई थी
उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना बढ़ा सकते हैं, कितनी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट लगेगा और क्या आप कितनी रैपिडली उसको स्केल अप कर सकते हैं। गिवन दिस थॉट, आपको बैंक के साथ रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करना है, आपको बैंक के साथ जा कर के या तो OTS करना है जहाँ पर वो अनसस्टेनेबल डेट हट सके, या फिर इक्विटी ला करके, इक्विटी के वेरियस तरीके हो सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर लेकर के आ सकते हैं, कोई आपके पास ऐसा कोई अपना पर्सनल एसेट पड़ा है जो नॉन परफॉर्मिंग है, उसको बेच करके आप पैसा ला सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो अनसस्टेनेबल डेट है इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये डेट उतरेगा आप फंडामेंटली डेट लाइट होंगे और अपने बिजनेस को रैपिडली बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ जो समझ करके सामने आ रही है कि अनसस्टेनेबल डेट को उतारना है, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पूरा पर्सपेक्टिव बनाना है, या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म कस्टमर है वो आपके साथ अगर टाई अप कर सकता है लॉन्ग टर्म, जिसके कारण से आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, तो वो पैसा ला करके आपको बैंकर्स को चुका देना है। फंडामेंटल रेजोल्यूशन करेंगे तो इसमें से बाहर निकलना बहुत आसान है। तो बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या रहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स कैसे रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी किस तरीके से आएगी। जब हम इन गैमेट के ऊपर पूरा का पूरा एक बिजनेस प्लान को खड़ा करते हैं तो हमें क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है कि हमारे पास रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन्स फ्यूचर में है, हमारे पास अच्छी डिमांड है, हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं और इस फॉर्मेट के ऊपर हम 100% बाहर निकल के आ सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।